ज्योग्राफी में अक्सर हम लोग याम्योत्तर क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ये 0 डिग्री देशांतर कहाँ होता है, कहाँ पे आपस में एक-दूसरे को काटता है, ग्रीनविच क्यों माना गया है, आज ये सब चीज़ हम देखें। अक्सर हम लोग कन्फ्यूज़ रहते रहते हैं, आखिर एक दिन कैसे बढ़ जाता है, एक दिन कैसे घट जाता है। अक्सर हम लोग रट तो लेते हैं लेसन में, लेकिन याद नहीं रहता है। आज हम लोग ज्योग्राफी का अगला पार्ट पढ़ेंगे। अगर पिछला पार्ट नहीं पढ़े हैं, आप देख सकते हैं, क्लास 6 का ये एनसीईआरटी है ये, ठीक है? आप पीछे जाके एक वीडियो बनाएँ और देख लीजिए, ठीक है? और वीडियो को शेयर करिए और एक लाइक अच्छा लगे तो ज़रूर करिए। अब देखते हैं देशांतर क्या है। हम लोग शीत कटिबंध के बारे में पढ़े थे कि क्यों आखिर ध्रुव पे इधर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे बहुत ठंडा होता है, क्यों ज़्यादा गर्मी होता है बीच में, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, तो वो देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाके। तो अब देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, यहाँ से क्वेश्चन आया था, टोंगा द्वीप कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ऑप्शन में दिया था 4 ऑप्शन। याद रखिए टोंगा द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप है। याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्रिएट करना है खुद में। टोंगा द्वीप प्रशांत में और मॉरिशस में ही है, मॉरिशस है एक हिंद महासागर में। ये दोनों जो है ना 20 डिग्री अक्षांश दप स्थित है। उनकी सही से जानने के लिए पता करते हैं। अब देखिए, ये देगा कि एक ही 20 डिग्री अक्षांश पर कौन कौन सा ये दोनों मिलता है, तो टोंगा द्वीप या और मॉरिशस द्वीप, दोनों के बारे में पूछ लिया, जान लीजिए। अब देखते हैं यामोत्तर क्या होता है। अब देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने के संदर्भ में एक रेखा बनता है, ठीक है? ये ध्यान से देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव। ये रेखा जो बना रहा है ना, इस रेखा को ही क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। इसी को यामोत्तर कहते हैं। तो देखिएगा, ये सभी की दूरी ना, देखिएगा जब ये अक्षांश रेखा की बात करेंगे, हम अक्षांश रेखा की बात करेंगे, तो ये विषुवत रेखा है। यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये अक्षांश रेखा की दूरी घटती जाती है, मतलब इसकी जो है ना, ये लंबाई कम हो जाती है, ठीक है? लेकिन देशांतर रेखा में ऐसा कुछ नहीं है, सभी चारों तरफ से देशांतर रेखा की दूरी समान होती है, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ये क्या है ना, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा एक होता है। उस संदर्भ रेखा को, इसी को देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं। तो याद रखिए, जो याम्योत्तर इस तरह का लैंग्वेज एनसीईआरटी में आता है, तो हम लोग आज तक कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, याद नहीं रखना है कि देशांतरी रेखा को जो है याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये है ना कि उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। पता है, डिग्री मापते हैं, इतना डिग्री देशांतर, इतना डिग्री देशांतर। तो प्रत्येक अंश को मिनट, प्रत्येक डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अब ये अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है। ये देखिए, अर्धवृत्त बना हुआ एक तरफ देशांतर, उत्तरी उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। उनकी बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। तो हम आपको दिखाते हैं फिगर, ध्यान से देखिए। ये है विषुवत रेखा मान के चलते हैं। जैसे जैसे आप देखिएगा ध्रुवों की तरफ जाइएगा ना, बीच की दूरी देखिए कम होते जाता है, सब कम हो गया। एक समय ऐसा आया जहां सभी की दूरी 0 हो जाती है। देख रहे हैं, सब आके मिल जाती है। तो बीच में इसकी दूरी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पे आके मिल जाती है। यही चीज हम कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, ध्रुवों पर जाके शून्य हो जाती है। अर्धवृत्त के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर जाके शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतर रेखा याम्योत्तर आपस में मिलती है। क्लियर है? बता चुके हैं। आगे देखते हैं, अक्षांश समानांतर रेखा के बारे में बताए थे। अक्षांश रेखा समानांतर रेखा होती है। रेखा से भिन्न, इस रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। लेकिन क्या होती है, अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर याद रखिएगा, देगा स्टेटमेंट में, अक्षांश की रेखा की लंबाई ध्रुवों की तरफ बढ़ने में घटती जाती है, ठीक है? उसकी त्रिज्या कम होती जाती है जैसे जैसे ऊपर जाइएगा। तो इसी, लेकिन देशांतर रेखा का चारों तरफ लंबाई समान होती है, लेकिन दूरी घटती जाती है। याद रखिए, लंबाई जो हमेशा समान होती है, लेकिन दूरी देख रहे हैं घट के 0 हो गया है, ठीक है? एकदम ध्यान से समझिए कि एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए क्या है ना, यहाँ तक हम लोग देख लिए। मुख्य सिर्फ मुख्य देखिए समान। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है, इन्हें सिर्फ मुख्य मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। अब देखिए, अक्षांश रेखाओं की जैसे होता है ना, से भिन्न सभी देशांतरी या मोतर की लंबाई होती समान है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त नहीं, एक दो में गिनती नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, ग्रीनविच के बारे में पता है, ग्रीनविच कहाँ है? यूके में पड़ता है, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। याद रखिए, ग्रीनविच में क्या है, पूछ लेगा एग्जाम में, ब्रिटिश राज की वेधशाला कहाँ है, तो ये ग्रीनविच में। आप देखते हैं ग्रीनविच का कार्य क्या है, बहुत ये इसका कारण बहुत ज्यादा है। राजकीय वेधशाला से गुजरने वाले, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग को लग रहा है मैं ये चीज बता रहा हूँ, ये पता है क्या है, आपका बहुत बड़ा ये कुंजी है, ये आपका धन है,
यहाँ से अगर आपको लगता है इसके बीच से अगर क्वेश्चन आएगा ना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। अगर आप सिर्फ ये पढ़ के जाइएगा ना, तो यहाँ के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, यही दिक्कत होता है स्टेटमेंट में। तो ध्यान से समझिए। उसके बाद क्या है ना, देखिए, सभी ने निश्चय किया गिनवी जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला से गुजरने वाली याम्योत्तर, याम्योत्तर में देशांतर से पूर्व और पश्चिम, उसी देशांतर से पूर्व और पश्चिम दोनों साइड में क्या किया, हाँ, गिनती शुरू किया। बोला ना ये दोनों पूर्व पश्चिम, इसीलिए इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर माना गया। याद रखिएगा, इसी याम्योत्तर जो ग्रीन बीच में है, इसी को प्रमुख याम्योत्तर माना, इसी को 0 डिग्री देशांतर माना गया। याद देखिए, 0 डिग्री अक्षांश कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा पर होता है, बीच में। जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये बढ़ते जाता है, जैसे नीचे जाएगा ये बढ़ते जाता है। याद देखिए, 90 90 80 इस तरह होता है। तो इसी तरह हम क्या, लेकिन याम्योत्तर में क्या होता है, विषुवत रेखा को 0 डिग्री माना गया यहाँ पे, लेकिन याम्योत्तर में ग्रीन बीच को ही 0 डिग्री देशांतर माना। और वहीं पे इसको, वहीं से इसीलिए इस यहाँ से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम गणना करते हैं। याद हम लोग करते हैं ना, 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है, यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। ठीक है, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर, ठीक है, दोनों क्या करते हैं, दोनों भाग एक पूर्वी गोलार्ध बनाते हैं, एक पश्चिमी गोलार्ध बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक ग्रीन विच है प्रमुख यामोत्तर, देखिए जीरो देख रहे हैं, ये है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा नहीं है, देशांतर रेखा है। तो जहां पे जी ग्रीन बीच के पास है ना, यामोत्तर माना गया, इसके पूर्व में पूर्व 2 भागों में बचा, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग। ये देखिए यहाँ पे है, यही बोला गया है, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में मिलकर बांटा बटा गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर बोल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। इसीलिए हम लोग किसी स्थान के देशांतर का आगे पूर्व के लिए अक्षर अक्षर पूर्व लगाते हैं, तो पश्चिम के लिए प लगाते हैं। ठीक है, पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर। ठीक है, अब ये जानना है कि 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित होता है। यहाँ देख सकते हैं, 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम दोनों एक ही रेखा पर होता है। देखिए 30 60 90 मिलेगा ना, तो ये 180 जाके वहां मिलता है। यहाँ आप समझने की कोशिश करें क्या समझाना चाह रहे हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर होते हैं। देखिए, ये चलेगा 30 60 90, कहीं पे जाके 180 मान के चलते, यहाँ पे 180 डिग्री होगा पूर्व। अब देखिए पश्चिम में फिर ये चलेगा 30 60 30 प 60 प, तो दोनों जाके एक जगह जाके ज्वाइंट कर जाएगा। ये गोल है ना हमारा पृथ्वी, तो एक जगह ज्वाइंट कर जाएगा, इसीलिए कहते हैं 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम दोनों एक ही रेखा पर। समझ में आ गया? ये नहीं कि हम बोलेंगे एक ही लाइन पे, नहीं, जब ये चलेंगे तो ये 31 डिग्री है, 60 डिग्री है, इस तरह जो 180 डिग्री जाएगा तो मान लो यहाँ पे जाके एक पूर्व होगा। ठीक है, हम लोग तो ऐसे मान के पढ़ते हैं ना, हम लोग ऐसे मान के पढ़ते हैं, ऐसे मान के पढ़ते हैं, नहीं, ये गोल है ना, इसलिए यहाँ पे ऐसे 3D आकृति नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे जाके दोनों एक ही जगह पे मिलता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इधर से 180 डिग्री, इधर से 180 डिग्री, दोनों जाके एक ही रेखा पे मिल जाता है। इसीलिए 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम कुछ खास नहीं होता है। आप समझ में आ रहा है, एक ही जगह पे होता है, इसको 2 भागों में बांट दिया है। समझ आ गया? अब देखिए, देखिए आज हम आपको एक चीज दिखाते हैं कैसे हम लोग को मापन करते हैं समय का। देखिए, असम में एक जगह है दुबई, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांत। अक्षांश रेखा पहले बताए थे, हमेशा ऐसे समानांतर चलता है ऊपर, और देशांतर रेखा हमेशा ये। अक्षांश रेखा ऊपर ध्रुवों के ज्यादा समय इसका क्या होता है, ये लंबाई से घटते जाता है, लेकिन देशांतर रेखा की लंबाई सब जगह समान होता है, लेकिन बढ़ता क्या है, ये देखिए, ये दूरी जाके आपस में कम हो जाता है। ठीक है, और लेकिन इसके बीच की दूरी, बीच में जो यहाँ पे इसकी दूरी ज्यादा है, लेकिन ऊपर में जाके दूरी कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अक्षांश रेखा में थोड़ा अलग है। जैसे ये है कि इसकी ये लंबाई बढ़ती है, दूरी ऊपर जाके कम होती है, लेकिन यहाँ पे इसमें उल्टा होता है, यहाँ पे यहीं पे दूरी ज्यादा है, वहां पे कम हो जाता है। ठीक है, समझ गए अक्षांश और देशांतर रेखा आपस में। ये देखिए, अब देखिए यही चीज है, धुबरी है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश के है ना, ऊपर में पढ़े होंगे 23.5 डिग्री अक्षांश के पास कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, बताए दक्षिणी अक्षांश के पास। तो यही 26 डिग्री जस्ट ऊपर में आएगा। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 90 डिग्री कहाँ है, अब देखिए ये 0 30 60 90 छुपा हुआ इस जगह पे, ये पूर्वी देशांतर, यही जगह पे असम है, देशांतर पर स्थित है। देखिए कभी कभी अब एग्जाम में जब उठा के लाइन पूछता ही है, तो हो सकता है असम के बारे में पूछ ले, याद रखिएगा असम किस जगह पे है, ये दोनों ऑप्शन में देंगे।
30 80 दे देगा, 25 75 दे देगा, तो तुक्का मारने का लॉक उपाय बचेगा नहीं बचेगा, याद रखिए। ठीक है, देखिए उस बिंदु को देखिए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यही बिंदु ध्रुवी का सही स्थिति होगा। अक्षांश देशांतर जहां एक दूसरे को काट लेता है वहीं पे है ना ध्रुवी है। ठीक, इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हम कर दे रहे हैं। देखिए प्रशांत महासागर इधर भी है और इधर भी, क्योंकि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, और जब पृथ्वी गोल है तो दोनों साइड जो है ना प्रशांत महासागर है, देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ पे है। अब यहाँ देखिए हिंद महासागर भारत के नीचे दक्षिण में है। अटलांटिक महासागर, इसके बारे में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा एस की आकृति का होता है, क्योंकि देखिए एस की तरह बन रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से चला, यहाँ से चला, एस एस बन रहा है, तो एस आकार का अटलांटिक महासागर होता है। ठीक है, ये इधर और इधर दोनों मिलके, ठीक है, ये इसके बीच में पड़ता है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र कनाडा यहाँ पे, इस फिगर को आपको इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आप दिमाग में कुछ कुछ चीजें अगर घुस जाएगा ना, तो इस तरह क्वेश्चन आपसे, अगर टेक्निकल कोई क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसा जो कॉन्सेप्ट आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से मैप देखिएगा। अब धीरे धीरे हम लोग समय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देशांतर में समय मापन कैसे होता है, तो थोड़ा समझिए। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। तो कैसे, अगर इस तरह का स्टेटमेंट देगा तो बिल्कुल नहीं घबराना है, या मान के चलिए सही है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पुराने समय में ये पृथ्वी की गति, घूर्णन गति के द्वारा मापा जाता था, चंद्रमा ग्रह की गति। आगे देखते हैं कैसे होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। ठीक, अतः स्वाभाविक है पूरे विश्व में समय के निर्धारण सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से किया जा सकता है। ठीक है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय या सूर्यास्त के समय से लंबी होती है। याद रखिए, अभी के समय में बनते स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है, इस तरह क्वेश्चन को याद रखना है। देखिए कर सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगा, जो दोपहर में सबसे छोटी, क्वेश्चन में आया था एग्जाम में, सबसे लंबी कब होता है, तो याद रखिए सूर्यास्त की सबसे लंबी होती है। क्योंकि देखते होंगे हम लोग शाम के टाइम में अगर हमारा सूर्य पीछे से आता है, तो याद रखिए उस समय हमारा परछाई बहुत लंबा बनता है, और दोपहर में सबसे छोटा बनता है, क्योंकि हमारे जब ऊपर होता है तो परछाई कभी कभी नहीं भी बनता है। सबसे छोटा का दोपहर में बनता है, सबसे लंबा कब बनता है, सूर्यास्त के समय। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए ग्रीनविच पर स्थित, बताए थे ग्रीनविच यूके में जो स्थित है, ग्रीनविच में स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, ग्रीनविच पर याद रखिएगा, सूर्य जिस समय आकाश से ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर हो गई। याम्योत्तर पे जो है, याम्योत्तर का मतलब देशांतर जो है, उस समय पे सबसे ऊंचा, सबसे जब आकाश सबसे ऊंचा बिंदु पर होता है उस समय सबसे सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अब देखिए, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटती है, याद रखिए ये चीज को, पृथ्वी हमेशा, देखिए सूर्य पूर्व से पश्चिम हमारा शो करता है ना, लगता है ना कि सूर्य पूर्व से पश्चिम घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, पृथ्वी हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए ऐसा महसूस होता है कि हमारा सूर्य जो हमारा पूर्व से पश्चिम चलता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, ग्रीनविच बता दिए थे, ग्रीनविच यहाँ पे जो ग्रीनविच है उसके पूर्व में है। ठीक है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम है उसका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। याद रखिए ये चीज को, समय का निर्धारण बहुत फंसाता है एग्जाम में अभी समय में। तो याद रखिए हम जो कहना चाह रहे हैं, ग्रीनविच पर स्थित, ग्रीनविच को ही मेन तिथि रेखा जो भी वहां से ही होता है, तो ग्रीनविच में स्थित प्रमुख यमोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। आगे देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की चक्कर लगाती है, वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, ग्रीनविच के पूर्व में है। ठीक है, उस समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, और जो पश्चिम में है उसको पीछे होता है। अब याद रखिए कैसे याद करना है, तो प से पश्चिम हो, प से पीछे और पूर्व का आगे, पीछे चल गया तो आगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। प से पश्चिम, प से याद है, ग्रीनविच किसे याद रखिए। हम लोग देखेंगे हमारा भारत आगे है कि पीछे है, देखिए। अब देखिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में कितना डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। 360 का मतलब होता है पूरा जो घूम गया, तो पूरा जो घूम गया होगा 360 ही घूमा ना, तो वही देखेंगे 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाता है, अर्थात तो 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, इसको जब डिवाइड करिएगा तो 1 घंटे 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। क्लियर,
यहाँ ऐसे ही निकलता है, देखते जाइएगा। 24 घंटा में 360 डिग्री, 1 घंटा में 15 डिग्री, जब निकालिएगा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, ध्यान से समझिएगा, ग्रीनविच में यानी इस बिंदु पर जहां पे माना गया है ग्रीनविच पे, ठीक है, जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 चौके 60 मिनट। अब देखिए, अब हम मान के चलते हैं ग्रीनविच है, पूर्व में आगे होता है, पश्चिम में पीछे होता है। अगर हम कहते हैं कि 15 डिग्री पूर्व है, 15 डिग्री पूर्व है, तब हम लोग नाप निकाल चुके हैं 24 डिग्री में 360 मिनट, सॉरी 360 डिग्री 24 मिनट, 24 घंटे में 1 घंटा में 15 डिग्री, यानी कितना आगे घूमती है, 1 घंटा आगे। 1 घंटा का मतलब 60 आगे। अगर ऐसे नापना 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है तो आगे इसी तरह नाप बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार और समझा देते हैं। जब 15 डिग्री आ गया तो 15 डिग्री का मतलब 24 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 15 डिग्री, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा आ गए। ठीक, अगर 30 डिग्री है तो वो 2 घंटा आ गए। इसी तरह हम लोग इसको याद रखिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आता है। अर्थात ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे है, अर्थात वहां दोपहर के 1 बजा होगा, ये है ना। अगर यहाँ ग्रीनविच 12 बजा तो 1 बजा, अगर इधर पीछे करेंगे 15 डिग्री पीछे तो 1 घंटा पीछे कर देंगे। समझ में आ रहा है? हमारा भारत 7.5 घंटा के आसपास आगे कैसे हम देखेंगे आगे। ठीक है, था अब यही चीज है, ग्रीनविच में 15 डिग्री पीछे जाएंगे तो 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह के 11 बजे होंगे। क्लियर? इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगा। समझ में आ रहा है? 180 डिग्री पर मध्यरात्रि। 180 डिग्री क्या है, याद रखिए, पूर्वी और पश्चिमी दोनों देशांतर जहां पे मिलता है वहीं पे 180 डिग्री है। देखिए, 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम, हम बताए थे ना, एक ही रेखा पर दोनों स्थित होता है। आगे पढ़ेंगे उसका कैसे है। तो 1 घंटा में 15 डिग्री, ठीक। अब 180 डिग्री हम जाएंगे, तो अगर हम बोलेंगे कि दोपहर 12 बजे हैं तो 180 डिग्री मध्यरात्रि क्या होगा। 180 डिग्री का मतलब होता है 15 गुना 12 करिएगा तो 12, उस समय क्या उसको 12 घंटा जोड़ देंगे। ठीक है, अगर 12 बजेगा दोपहर में तो उस समय क्या होगा, मध्यरात्रि, यानी 12 बजे का रात हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आप देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो जरूर मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर, उस समय घड़ी के दिन में 12 बजते हैं। क्लियर है? जब अपने ऊपर में दोपहर, क्योंकि उस समय छाया सबसे छोटी बनती है। ठीक है, पहले के समय इसका बॉल होता है, दोपहर में जब सबसे ऊपर रहता है उस समय दोपहर के 12 बजते हैं। इस पर घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थानीय समय होगा। ठीक है, स्थानीय समय कैसे निकालते हैं, इसी विधि द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग फिर देखते हैं। अक्सर हम लोग देखे होंगे गुजरात और इधर में 2 घंटे का अंतर होता है। अगर 2 घंटे कैसे हम लोग रट लेते हैं, 2 घंटा आगे होता है 2 घंटा, यानी ये जो है, ये हमेशा भारत पूर्वी देशांतर में है। हाँ, है ना? तो पूर्वी देशांतर में है तो जितना इधर जाएगा तो ये आगे होते चले जाएगा। तो याद रखिए, ये वाला जो है आगे है, ये है पीछे। इसीलिए कहते हैं कि गुजरात में जो समय है वो हमेशा 2 घंटा पीछे चलता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थ्योरी क्या है। गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, गुजरात में एक द्वारका है, असम में यहाँ डिब्रूगढ़ है, का स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, इस याद रखिए, एग्जाम में अगर दे देगा आपको 2 घंटा, 1 घंटा 45, हम लोग रट के बैठे हैं 2 घंटा, याद रखिएगा द्वारका और डिब्रूगढ़ देगा आंसर में तो हम लोग 1 घंटा 45 मिनट मारना है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय है। अब देखिए, अब उधर दिक्कत हो रहा था, भारत में समय का आगे पीछे हो रहा था, समय को मापन करेगा ना, उसी के लिए भारत के मध्य से गुजरने वाला जो कोई यमोत्तर यानी देशांतर रेखा कोई मध्य से गुजरा होगा एकदम बीच से, तो बीच से जिसको गुजरा उसी को देश का मानक समय माना गया। ठीक है, इस तरह कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। देखिए, ठीक है, क्लियर? भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, बोले थे पूर्व, अब 82 83 डिग्री को मानक यमोत्तर माना गया। क्लियर? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉइंट है ये। अब देखिए, इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछ लें कि 82.5 डिग्री पूर्व में है भारत, ग्रीनविच का पूर्व में, तो अगर पश्चिम में रहता तो दूसरा चीज रहता, लेकिन है क्या, पूर्व में। तो पूर्व में नहीं, ये आगे है भारत, भारत हमेशा आगे है समय से। तो आगे का मतलब अगर हम मानते हैं 15 डिग्री में 1 घंटा, 24 डिग्री में
24 घंटा में 360 डिग्री, और तो 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 15 डिग्री आप 82 डिग्री, 15 पचे 75, 5 घंटा उधर, बचा कितना 7.5। ठीक है, तो इस तरह इसको अगर निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आगे है। ठीक है, 6:30 के आसपास आगे घंटा हमारा है। जब इसको निकाल लीजिएगा आप लोग अपने से, इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता था। क्लियर, एग्जाम में दरोगा एग्जाम में पूछा गया था भाई कि मानक समय भारत के किस किस राज्यों से गुजरा था, किस नहीं गुजरता है। ठीक है, देखिए क्या करेगा ये, देख रही है इंग्लैंड की भी ऐसे क्वेश्चन देगा आपको। इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच हुआ, 2 बजे अपराह्न में शुरू हुआ, अर्थात भारत में सामान्य मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। यानी अगर वहां पे 2 बजे शुरू हुआ तो भारत में 7:30 बजे, क्योंकि ये 5.5 घंटा आगे है। 82 डिग्री आगे है, जब निकालिएगा 82 30 तो कितना आगे है, अगर वो आपका हमेशा 5 घंटा, अगर ग्रीनविच में 2 बजे होगा उसमें, तो भारत हमेशा 82.5 डिग्री आगे है, यानी 5.5 घंटा आगे है। क्लियर, समझ में आ गया। इस तरह क्वेश्चन आएगा आपसे, इतना आसान सवाल आपको टफ लगेगा। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में से, पहले बता दें यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे। क्यों, आप पता चल रहा है क्यों है, ग्रीनविच से ये इधर है। बार बार अगर नहीं समझ में आता बार बार पीछे जाइए और समझिए। उदाहरण के लिए रूस में आप देखिए, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है। अब देखिए कोई बड़ा देश जो है उसका देशांतरी विस्तार अधिक होगा, जिसके कारण वहां से एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। भारत में कितने टाइम जोन है, एक है। उदाहरण के लिए रूस में 11, याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सबसे दूसरा मानक समय किसका ज्यादा है, तो रूस में 11 मानक समय अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समक्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र घेरता है। क्लियर हो गया ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आप देखिए चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब उसमें कुछ क्वेश्चन आप बनाइए। देखिए समय लग रहा है, लेकिन आपको याद रखिए अगर आप इस तरह पढ़ते हैं ना तो आपका एक एक बार में क्लियर होते निकल जाएगा। दोबारा आप खुद आप बढ़िया से पढ़िएगा। अब देखिए प्रमुख यमोत्तर को क्या बोला गया, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, तो 0 डिग्री देशांतर को ही प्रमुख यमोत्तर माना गया। देशांतर अक्षांश नहीं, देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोला गया है, विषुवत रेखा। क्लियर, शीत कटिबंध जिसके नजदीक पाया जाता है वह क्या है, बोले थे ध्रुवों के नजदीक, बताए थे ना आप, पढ़े होंगे 23.5 डिग्री में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, फिर आगे देखिएगा 23 से 66 तक में इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण, क्योंकि इधर से उष्ण जाता है, इधर से शीत आता है, शीतोष्ण। फिर 66 से 90 के बीच में इधर जो है शीत ऋतु है, इसी तरह दक्षिण में है। तो इसी तरह देखिए शीत ऋतु किधर, ध्रुवों के पास है। देशांतर कुल संख्या कितना है, 360, अक्षांश 180। याद रखिए दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। पिंड किसका जाल है, अब इसे आप देखते जाइए। ठीक है, मकर रेखा डैश पर स्थित है 23.5 डिग्री पर दक्षिण में। भारत का मानक यमोत्तर कितना है, 0 डिग्री है। भारत का 82.5 डिग्री है, लेकिन यमोत्तर रेखा जो ग्रीनविच में वो कितना, 0 डिग्री है। याद रखिए 0 डिग्री यमोत्तर को किसके नाम से जाना जाता है, यमोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देशांतर के बीच की दूरी देश तरफ घटती, मानक इसी को मानक समय माना गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतर, याद रखिए 0 यमोत्तर को अंतरराष्ट्रीय मानक से माना गया है। भारत का मानक यमोत्तर कितना है, 82.5 डिग्री। देशांतर के बीच की दूरी देश की तरफ घटती जाती है। अब देखिए देशांतर के बीच की दूरी किसकी तरफ घटती जाती है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये जब ऊपर ध्रुवों की तरफ जाती है घटती जाती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त देश गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर, अब चैप्टर 3 में स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। अब देखिए ये क्या है, पृथ्वी गति। पृथ्वी गति के बारे में पढ़ते हैं। आप जानते हैं पृथ्वी गति 2 प्रकार की होती है, एक होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। एक होता है घूर्णन, घूर्णन का मतलब घूर्णी से अपने अपने खुद को घूम रहा है। आप परिक्रमण मतलब सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। समझ रहे हैं, दोनों परिक्रमण क्या होता है, एक परिभ्रमण आता है वो भी बताते हैं जो कैसे फंसाता है। अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, यानी जस्ट अपने अक्ष अपने से घूम रहा है, घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक अस्थिर कक्ष में पृथ्वी गति परिक्रमण करता है, एक अस्थिर कक्ष में, याद रखिए उसको परिक्रमण कहते हैं। ठीक, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, क्योंकि उसको तो रेखा बनाया नहीं गया, वो काल्पनिक मान के चलते हम लोग। एक कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। ध्यान समझिएगा, 66.5 और 23.5 में क्या अंतर है, कक्षीय तल से यानी कक्षा से, पृथ्वी का जो कक्षा है अपना अपना जो ऑर्बिट में घूम रहा है वो अपना कक्षा से 66.5 डिग्री कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना।
पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समान समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर इस सूर्य की रोशनी प्राप्त करती है। आप देखते हैं जब पृथ्वी घूमते जाएगा, अगर सूर्य यहाँ है तो जैसे ही घूमता है तो एक बार ये वाला छिप जाएगा, फिर ये आएगा तो ये छिप जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसीलिए बोलता है इसको एक बार आधे भाग प्राप्त करता है। सूर्य देखिए, सूर्य की और वाले आधे भाग दिन में होता है, जबकि देखिए सूर्य जो दिन होता है जिधर पड़ता है, दूसरा भाग दूर होता है तो वह रात हो जाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, देखिए ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। याद रखिए, इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए बार बार इसलिए पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे। अभी आपको बहुत सारा एग्जाम बचा हुआ है। ग्लोब पर वह द्विवृत्त जो दिन या रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं? आप यदि सच पूछिए तो सर हम भी भूल गए थे इसको, ठीक है, प्रदीप्त वृत्त करते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लेता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं, पृथ्वी की दैनिकी गति है, ठीक है। तो भाई मेरे ये वीडियो ध्यान से ये देखिए, फिगर देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष से, बोले थे ना अपने कक्ष से, यहाँ पे देखिए बताया था ना अभी, हाँ देखिए यही है, कक्षीय तल से 66.5 डिग्री कोण बनाता है। यही देखिए, ये देखिए अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री कोण बना रहा है, और यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री कोण बना रहा है, कक्षीय समतल पर लंब डाल रहा है ये, ठीक है। मकर रेखा ये है नीचे, विषुवत ये है, कर्क रेखा है, ठीक है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव दिया हुआ है, कक्षीय समतल। अगले वीडियो हम लोग विषुव के बारे में देखेंगे, कैसे यह दक्षिण अक्षांश चलता है, कैसे विषुव बनता है। 21 मार्च 23 सितंबर रटते हैं लेकिन भूल जाते हैं। एक होता है 21 मार्च 23 सितंबर को विषुव बनता है ना, एक होता है 21 मार्च 22 दिसंबर, ठीक है, 21 जून 22 दिसंबर, वो सब देखेंगे, ठीक है। 21 मार्च 23 सितंबर को विषुव बनता है, और ये 21 जून और 22 दिसंबर को जो होता है ये दक्षिण अयनतांश। आपको एकदम क्लियर कर देंगे यहाँ से कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अच्छा लगे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सपोर्ट करिएगा, अच्छा लगेगा कि सब लोग जुड़ेंगे तो, ठीक है। तो ओके, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए।